आपका आप सभी का एक नई वीडियो के साथ विषय लेकर आया हूं। पारिभाषिक शब्दावली का राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय या मत। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले लेक्चर में बताया था पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, उसके क्या क्या प्रकार है, कैसे बनती है, क्या क्या नाम है, इन सभी बातों के ऊपर पहले वाले व्याख्यान में चर्चा हुई थी। और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के जो है कुछ मत हैं, उस मत को संप्रदाय भी बोलते हैं और मत भी बोलते हैं, या विचार कह लीजिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत कहें, संप्रदाय कहें या विचार कहें। अब पारिभाषिक शब्दावली का राष्ट्रीयतावादी या राष्ट्रवादी मत कहिए, तो इसके अन्य नाम क्या है? सबसे पहले है इसका शुद्धतावादी बोलते हैं, और या संस्कृतवादी भी इसको बोलते हैं। शुद्धतावादी या संस्कृतवादी ये अन्य नाम है राष्ट्रीयतावादी मत के, राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, सबसे बड़े समर्थक हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं, और अन्य विद्वान भी हैं, लेकिन सबसे बड़े समर्थक या प्रवर्तक जिन्होंने ये विचार दिया वो है डॉक्टर रघुवीर सिंह। आइए जानते हैं कि अपने मत के पक्ष में क्या क्या विचार डॉक्टर रघुवीर सिंह और उनके समर्थक विद्वानों ने दिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा में 600 धातुएं, 80 प्रत्यय व 26 उपसर्ग हैं। 600 धातुएं, 80 प्रत्यय व 26 उपसर्ग हैं, जिनसे लाखों पारिभाषिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्द बनाए जा सकते हैं। ये बात कह रहे हैं। अब उसके बाद आगे कहते हैं कि संस्कृत भाषा से बने शब्द ग्रहण करने में सरल होते हैं। इनका कहना है कि संस्कृत भाषा से जो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाएगा, वो उन शब्दों को सीखना, ग्रहण करना आसान रहेगा। उसके बाद ये कहते हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाएं संस्कृत के करीब हैं। अधिकतर भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं या उसके नजदीक हैं, इसलिए संस्कृत से बनाए गए नए पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करना भारतीय लोगों के लिए आसान रहेगा। ये बात कह रहे हैं। इसके बाद अपने मत के पक्ष में ये कहते हैं कि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए निर्मित पारिभाषिक शब्दावली तर्कसंगत होगी। यानी कि संस्कृत से निर्मित नए शब्द निर्माण किए गए जो है वो तर्कसंगत होंगे। और इस बात में एक बात और कही गई, संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि संस्कृत की जो व्याकरण है सबसे वैज्ञानिक है, ये कहा जा रहा है इस मत के पक्ष में। और उनसे जो है उस व्याकरण की मदद से या संस्कृत भाषा की मदद से जो भी नई पारिभाषिक शब्दावली बनाई जाएगी वो जो है ज्यादा तर्कसंगत रहेगी। उसके बाद कहते हैं कि अन्य भाषाओं के शब्दों से हिंदी विकृत हो जाएगी। कि अन्य भाषाओं, अंतरराष्ट्रीय जो अन्य भाषाएं, अंग्रेजी है या कोई भी अन्य भाषा है, जिससे कि हम अंग्रेज जो पारिभाषिक शब्दावली है या अंतरराष्ट्रीय शब्दावली है, वैज्ञानिक शब्दावली है या विद्वानों की शब्दावली, कई सारे नाम हैं पारिभाषिक शब्दावली के, या तकनीकी शब्दावली है, ये सारे पारिभाषिक शब्दावली के नाम हैं। तो उससे क्या होगा कि हिंदी भाषा विकृत हो जाएगी, इसका रूप बिगड़ जाएगा, ये कहना है इस मत के पक्ष में डॉक्टर रघुवीर और उसके साथी विद्वानों का। उसके बाद कहते हैं हिंदी की पहचान वह अपनी भावनाओं के अनुरूप बनाकर रख पाएंगे। यानी कि अगर हम हिंदी विकृत होगी तो हिंदी की पहचान समाप्त होती जाएगी, हम अपने जो है अस्तित्व को और अपनी भावनाओं को नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपनी हिंदी की पहचान को बनाकर रखना है, और हिंदी से जो भारतीयों की जो भावनाएं जुड़ी हुई है हिंदी भाषा के साथ, उनके अनुरूप हम संस्कृत की मदद से नए शब्दों का निर्माण कर पाएंगे। उसके बाद अंत में ये कहते हैं कि अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो कठिन होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, कि उनको आम आदमी के लिए बोलना और उसका उपयोग करना, उच्चारण करना इतना आसान नहीं है। ये बात इसके पक्ष के मत में ये विचार विभिन्न विद्वानों ने और डॉक्टर रघुवीर सिंह ने दिए। आइए इसी मत के विपक्ष में क्या क्या विचार हैं या इससे असहमति वाले विचार कौन कौन से हैं। मत के विपक्ष में विचार है कि संस्कृत से सभी अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का निर्माण
किया जा सकता है, यह सत्य नहीं। ये विपक्ष में बात आई है कि संस्कृत भाषा से या उसकी व्याकरण से, उसकी धातुओं, प्रत्यय, उपसर्ग से जितने भी अंतरराष्ट्रीय शब्दावली बनेगी या पारिभाषिक शब्दावली बनेगी, तो उससे जो है सभी प्रकार के शब्दों का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये बात सत्य नहीं है। आइए वो दो शब्दों से लेते हैं। जैसे रेल है, लोहपथगामी, स्टेशन है, लोपथगामिनी आवत जावत विश्राम ग्रह। इन शब्दों को से अगर जो है प्रयोग किया जाए तो कितना कलिष्ठ रहेगा। इसलिए सभी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का निर्माण करना संस्कृत से आसान नहीं रहेगा। उसके बाद में अगला जो है विपक्षी विचार है कि यह मत अंतरराष्ट्रीय शब्दों के साथ साथ भारत की अन्य भाषाओं में, अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के साथ साथ भारत की अन्य भाषाओं व हिंदी में प्रचलित तद्भव जो शब्दावली है उसका विरोध करता है। यानी कि जो शब्द अंतरराष्ट्रीय उसका तो विरोध है ही है, जो भारतीय भाषाएं हैं और संस्कृत से जो तद्भव शब्द जो हिंदी में जो है रच बस गए हैं, वो तद्भव शब्द जो है उनका भी विरोध है। और इतनी बड़ी शब्दावली, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय शब्दावली हो या भारतीय अन्य भाषाओं की शब्दावली हो या तद्भव शब्दावली हो, जो जनमानस में रच बस गई है, उसको उनके मन से, हृदय से निकालना आसान नहीं रहेगा। उसके बाद है कि ग्रहण करना आसान होता तो भारतीय लोग संस्कृत के को छोड़ अंतरराष्ट्रीय शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अब इसके में कहा गया था कि पक्ष में मत था कि संस्कृत भाषा के शब्दों को ग्रहण करना आसान है। अगर संस्कृत के शब्दों को ग्रहण करना आसान होता तो भारतीय लोग संस्कृत का प्रयोग करते, न कि अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का या जो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करते। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। जो जनमानस है या जो बड़ी आबादी है वो सरल और साधारण जो शब्द होते हैं या बोलने में, उच्चारण करने में उनको आसान लगते हैं, उन्हीं को वो ग्रहण करते हैं। यानी कठिनता से सरलता की ओर हमेशा भाषा चलती है। हम जो है किसी भी बात पर जो है जिद करके नहीं रह सकते। उसके बाद है वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को जो का तो स्वीकार करना उपयुक्त है। और फिर ये कहते हैं कि वैश्वीकरण का युग है, अगर हम यहाँ पर अपनी जो है बातों पर अड़ गए या जिद करने लगे तो अंतरराष्ट्रीय शब्दावली या जो अंतरराष्ट्रीय जो ज्ञान है, जो शोध है, जो नई तकनीक है, उसको सीख नहीं पाएंगे। और इसलिए उस ज्ञान की तरफ ध्यान देकर हमें अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को जो है स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वैश्वीकरण के युग में हैं। उसके बाद है विपक्ष का विचार, जो अंतरराष्ट्रीय शब्दावली जनमानस में रच बस गई हो उसे बुलाकर नए शब्दों का प्रयोग करवाना आसान नहीं है। और जो शब्द चाहे वो अंग्रेजी के हो, फ्रेंच के हो, पुर्तगाली के हो, अरबी फारसी के हो, जो हम प्रयोग करते आ रहे हैं, दरवाजा है, खफन है, बटन है, रेल है, ट्रक है, बस है, कॉलेज है, स्कूल है, इतने सारे शब्द जो है जो भारतीय जनमानस में रच बस गए हैं, लोग उनको अपनी भाषा का ही शब्द मानने लगे हैं। तो ऐसे असंख्य शब्द हैं जिनको भुलाकर और नए शब्द निर्माण करके लोगों के हृदय में पुनः उनको जो है रचाना बसाना इतना आसान नहीं रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि पक्ष और विपक्ष की तो बात हो गई, अब इस बात का समाधान क्या निकलेगा, कि इससे निष्कर्ष क्या निकालें, कि इसका जो है बीच का रास्ता क्या किया जा सकता है। तो समाधान है कि नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते समय संस्कृत भाषा को आधार बनाना ठीक है। कि जब हम नई पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली का निर्माण करें तब हम संस्कृत भाषा को आधार बना सकते हैं। ये ध्यान में हमें रखना चाहिए, आधार बनाया जा सकता है, पर पूरी तरह संस्कृत पर निर्भर रहना, पूरी तरह संस्कृत पर निर्भर रहना और संस्कृत भाषा को जो है थोपना सरल व ठीक नहीं। अगर हम संस्कृत भाषा को लोगों पर थोपेंगे, क्योंकि बहुत सारे अगर
संस्कृत भाषा जो है इतनी लोगों को आसान लगती तो लोग संस्कृत भाषा को धीरे धीरे नहीं छोड़ते। हमेशा से जब से जो है मनुष्य ने बोलना चलना या ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया है, नई सीखना शुरू किया है, भाषा का ज्ञान अर्जित किया है, तब से लेकर अब तक हमेशा मनुष्य कठिनता से सरलता की ओर, कठिन भाषा से सरलता की ओर चलता आया और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए संस्कृत भाषा को थोपना और या उसका प्रयोग जबरदस्ती करवाना जो है ठीक नहीं होगा। जनमानस में रचे बसे शब्द जो होते हैं, जो पारिभाषिक शब्द जो रच बस गए हैं, उनको उनके स्थान पर नए पारिभाषिक शब्द बनाना और उनके निर्माण पर जोर देना, इसकी बजाय हम अगर जो है बसी बसाई या जो रची बसी जो शब्दावली है लोगों के हृदय में या जनमानस के हृदय में, उसको जो का त्यों बने रहने दें तो ठीक रहेगा। वो लोगों की भावना और जन भावनाओं के अनुरूप बात होगी। और उसके बाद अंतिम बात ये आती है कि समाधान में कि कोई भी भाषा विद्वता के लिए बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो सर्वोपरि होता है और ज्ञान के रास्ते में भाषा बाधा नहीं है, वो दीवार नहीं है। भाषा कोई भी हो, ज्ञान सबके लिए है, सबका है, वो सर्वव्यापक है और ज्ञान को हमेशा सीखते रहने में ही अच्छी बात होती है, भलाई होती है। उम्मीद करता हूं कि ये अंतरराष्ट्रीय शब्दावली या तकनीकी शब्दावली या वैज्ञानिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का जो राष्ट्रवादी या राष्ट्रीयतावादी जो मत है, इसके ऊपर जो ये व्याख्यान मैंने प्रस्तुत किया है, ये जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।